हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर आइस भेड़ियर। आज की इस एकमात्र वन शॉट वीडियो में हम लोग आग लगाने वाले धुआं धुआं कर देंगे तुम्हारे कृतिका बुक को। जो भी बच्चा इस वन शॉट वीडियो को अच्छे से एंड तक देख लेता है वो हर एक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेगा जो भी इस बुक से आएगा। बाकी यार चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारे लिए इतना ज्यादा एफर्ट करता हूँ। और हाँ यार, हमारे खुद के अनएंडिंग एजुकेशन ऐप मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया हिंदी का। अगर तुम लोगों को परचेज करना है तो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड चलो शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर को। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। एंड सबसे पहले तुम लोग मिल लो इस कहानी के सबसे मेन कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। हेलो, मैं हूँ शिव पूजन सहाय, इस पाठ का लेखक। और इस पाठ में मैं तुम लोगों को अपनी बचपन की कहानी के बारे में बताऊंगा कि बचपन में मैं अपने पिताजी के दिल के बहुत ज़्यादा करीब था और ज़्यादातर समय पिताजी के साथ ही बिताया करता था। लेकिन जब मुसीबत आती थी तो झटपट से मैं अपनी माता के पास जाकर छिप जाया करता था। तो पूरी कहानी उसी के बारे में है। और इस पाठ में मैं तुम लोगों को ये भी बताऊंगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ कितना ज़्यादा खेला कूदा करता था। सिंपली यानी कि सिंपल भाषा में समझ जाओ कि ये जो पूरा पाठ होने वाला है वो मेरे बचपन के बारे में होने वाला है। और जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा या वीडियो में तुम लोग सुनोगे ना, वो सारी बचपन की मेरी कहानी है। हेलो, मैं हूँ शिव पूजन शिवाय का पापा, यानी कि तुम्हारे लेखक का पिताजी हूँ मैं। हेलो, मैं हूँ तुम्हारी लेखक की माँ। तो यार तुम लोग मुझे मत भूल जाना, मैं हूं तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को ये जो चैप्टर है, ये जो कहानी है, इसके मेन प्लॉट्स को बहुत ही अच्छे से समझाएगा। मेरे पिता सुबह सबसे पहले उठकर नहा धोकर पूजा करने के लिए बैठ जाया करते थे। माता से मेरा केवल दूध तक का ही नाता था, इसलिए मैं अपने पिताजी के साथ चौकी में बाहर सोया करता था। पिताजी मुझे अपने साथ ही नहलाया करते थे और साथ ही में पूजा करने भी बैठा दिया करते थे। पूजा करने बैठाने के समय मैं उन्हें तिलक लगाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान किया करता था। थोड़ा हंसकर थोड़ा गुस्सा करके वो आखिर में मुझे त्रिपुंड लगा दिया करते थे। मेरे बचपन में लंबे लंबे बाल थे, इसलिए पिताजी मुझे प्यार से भोलानाथ कह के पुकारा करते थे। लेकिन मेरा असली नाम तारकेश्वर नाथ था और मैं पिताजी को प्यार से बाबूजी कह के पुकारा करता था और माता को मैं मैया कह के पुकारा करता था। जब लेखक के पिता रामायण का पाठ किया करते थे तो लेखक भी उनके बगल में बैठा करते थे एंड उनके पास जो आईना रखा हुआ रहता था उसमें अपने मुंह को वो निहारा करते थे जब उनके पिताजी रामायण का पाठ कर रहे होते थे। और जब पिताजी उन्हें ऐसा करते हुए देख लेते थे तो वो थोड़ा लजाते हुए शर्माते हुए उस आईने को नीचे रख दिया करते थे। और जो उनके पिताजी थे वो भी इस बात को देखकर इस बात पे मुस्कुराने लगते थे। लेखक के पिता जो रामनामा बही होता है, जो कि एक किताब है, उसमें 1000 बार राम राम लिखा करते थे। फिर वो 500 बार छोटे छोटे कागज के टुकड़े में राम नाम लिखा करते थे। उसे आटे की गोलियों में लपेट दिया करते थे और गंगा माँ की तरफ निकल पड़ते थे। उस समय भी लेखक अपने पिताजी के कंधे में बैठे हुए रहते थे। फिर वो उन आटे की गोलियों को वहां जाकर यानी कि गंगा माँ के पास जाकर मछलियों को चारा के रूप में खिला दिया करते थे। एंड फिर लौटते वक्त वो लेखक को झुके हुए डाल पर बैठाकर झूला भी झुलवाया करते थे। यार यहाँ तक वीडियो को अगर देख लिया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी बाबूजी के साथ मैं कुश्ती भी लड़ा करता था और बाबूजी जानबूझ के हारने की नकल किया करते थे या एक्टिंग किया करते थे। मैं उनकी छाती पे तुरंत ही चढ़ जाया करता था और उनके मूंछों और दाढ़ी को जोर जोर से खींचने लगता था। पिताजी मेरे हाथों को वहां से हटाकर तुरंत ही चूम लिया करते थे। फिर वो खट्टा और मीठा चुम्मा भी मांगा करते थे और चुम्मा लेते वक्त वो अपनी दाढ़ी को बहुत ही जोर से मेरे गालों पे, मेरे सॉफ्ट गालों पे सटा दिया करते थे। मैं झुंझलाते हुए और गुस्से में उनके मूंछों और दाढ़ी को और जोर से खींचने लगता था
और फिर वो बनावटी रोना रोने लगते थे। इस बात में मैं खिलखिलाकर हंसने लगता था। वो दोनों अब हंसते हंसते घर पहुंचा करते थे एंड घर जैसे ही वो आते थे तो साथ में चौकी पे बैठकर खाना खाया करते थे। जब खा खा कर जो लेखक है उनका पेट पूरी तरीके से भर जाया करता था तो लेखक के माता यानी कि लेखक की माँ उन्हें और खिलाने के लिए परेशान किया करती थी और बोला करती थी, आप तो बच्चे को 4-4 दाने का कोर खिलाते हैं, इससे बच्चे को लगता है कि बहुत ज्यादा उसने खा लिया है, लेकिन उसने तो ज्यादा खाया ही नहीं है। आपको खिलाने का ढंग नहीं पता है। बच्चों को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। देखिए मैं कैसे खिलाती हूँ। मर्दुओं क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाया जाता है। देखिए मैं कैसे खिलाती हूँ, इसका पेट मेरे हाथों से ही भरेगा। ये कहकर वो थाली में दही और चावल साना करती थी और अलग अलग जानवर के बनावटी नाम रख दिया करती थी हर एक कौर का। और फिर वो बोलती थी, बेटा जल्दी खा लो नहीं तो कौर उड़ जाएगा। पर मैं भी उन्हें इतना जल्दी चट कर जाता था, इतना जल्दी खा लेता था कि उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं दिया करता था। और फिर बाबूजी बहुत ही प्यार से बोला करते थे, बेटा तुम अब राजा बन चुके हो। ये सुनते ही मैं उठकर बहुत ज्यादा उछलने कूदने लगता था और फिर चौकी से उतरकर एक नकली लकड़ी के घोड़े को लेकर घर से बाहर निकल पड़ता था अपनी गली में। जब भी भोलानाथ यानी कि तुम्हारे लेखक मेरे हाथों में आया करते थे तो मैं उन्हें पकड़कर सबसे पहले उन्हें तेल लगाया करती थी। वो भी जोर जोर से रोने लगता था। उसका रोना सुनकर उसके पिताजी भी मेरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ती थी और मैं किसी की बात नहीं सुनती थी। उसे तेल लगाकर उसकी चोटी बनाकर उससे एक टीका लगाकर कन्हैया के जैसे तैयार कर दिया करती थी और फिर छोड़ दिया करती थी। मैं भोलानाथ को अपनी गोदी में लेकर बाहर निकलता था और वो सिसकता रहता था, लेकिन जैसे ही वो अपने मित्रों को देखता था यानी कि अपने दोस्तों की टोली को देखता था तो वो रोना भूलकर मेरी गोदी से उतर पड़ता था और तुरंत ही अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलने लगता था। लेखक अपने हमजोलियों यानी कि मित्रों के दल के साथ मिलकर अलग अलग तमाशे करने लगते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि अलग अलग नाटक। चबूतरे का एक कोना नाटक घर बनता था। अब चबूतरा क्या होता है? कोई भी चीज जो जमीन के हाइट से ऊपर हो उसे हम लोग बेसिकली चबूतरा कहते हैं। लेखक और उनके मित्र चबूतरे को खेलने के लिए यूज किया करते थे। उनके पिताजी जिस चौकी पर बैठकर नहाया करते थे यानी कि जिस पीढ़े के ऊपर बैठकर नहाया करते थे वो उन लोगों का रंगमंच बना करता था, या कह सकते हो कि वो लोग उसे स्टेज की तरह इस्तेमाल किया करते थे। उसे वो लोग नकली मिठाई दुकान भी बना दिया करते थे और वहां वो ढेले के लड्डू, पत्तों के पूरी कचौरी, गीली मिट्टी की जलेबियां, टूटे हुए घड़े के बतासे आदि मिठाइयाँ वो उस दुकान पे सजाए करते थे, या कह सकते हो कि रखा करते थे। जस्ते यानी कि जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों को हम पैसे बना दिया करते थे। हम ही लोग दुकानदार भी थे और हम ही लोग खरीदार भी थे। बाबूजी भी कभी कभी आते थे हमारी दुकान पे, हमारे नकली दुकान पे, और कुछ खरीद लिया करते थे। कुछ ही देर में हम लोग मिठाई की दुकान बढ़ाकर अलग अलग चीजों की हेल्प से, मदद से घरौंदा बनाने लगते थे। पानी के घी, धूल की आटा और बालू की चीनी से हम लोग जियोनार तैयार करते थे। जियोनार मतलब पार्टी, यानी कि जियोनार का आयोजन किया करते थे और जियोनार में सभी लोगों को बुलाया करते थे। बाबूजी भी जियोनार में यानी कि पार्टी में तुरंत आ जाया करते थे और फिर उन्हें देखते ही मैं और मेरे सारे मित्र हंसते हंसते वहां से तुरंत रफू चक्कर हो जाया करते थे और पिताजी भी हंसते हंसते लोटपोट होने लगते थे। कभी कभी वो लोग बारात का भी जुलूस निकाला करते थे और बारात में बजाने के लिए अलग अलग चीजों को बैंड बाजा यानी कि अलग अलग चीजों को बैंड बाजा की तरह इस्तेमाल किया करते थे। टूटे चूहेदानी को वो पालकी बना दिया करते थे।
लेखक समधी बनकर एक बकरे पे बैठ जाया करते थे और जो बारात होती थी वो चबूतरे की एक एंड से दूसरी एंड तक जाती थी और फिर रुक जाया करती थी। वहां वो दुल्हन को चारपाई पे बैठाकर वापस ले आया करते थे। वो लोग जैसे ही लौटते थे तो जो लेखक के पिताजी होते थे वो भी वहां पहुंच जाया करते थे और जो दुल्हन का दुपट्टा होता था उसे उठाकर दुल्हन का चेहरा देखने लगते थे। ये सारी चीजों को देखकर लेखक और लेखक के सारे मित्र बहुत ज्यादा शर्मा जाया करते थे और तुरंत ही वो सारी चीजें को छोड़कर वहां से भाग जाया करते थे। थोड़ी देर बाद फिर से लड़कों की एक मंडली जुटा करती थी। इकट्ठा होते ही सभी कोई प्लान बनाते थे कि इस बार खेती की जाए। चबूतरा खेत बन जाता, कंकड़ पत्थर बीज बन जाते, मेरी थंब यानी कि जो थंब उंगली है वो हल का काम करती और इस तरह हम लोग खेती किया करते थे। बड़ी मुश्किल से और बड़ी मेहनत से खेतों को जोते जाते थे, उसमें पानी पटाए जाते थे। फसल तैयार होने में ज्यादा समय नहीं लगता था और हाथों हाथ हम फसल को काट दिया करते थे। और इसी बीच पिताजी फिर से आया करते थे और पूछा करते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? फिर क्या हम लोग जैसे तैसे अपने खेतों को उसी तरह छोड़कर हंसते हंसते वहां से भाग जाया करते थे। ऐसी नाटक हम लोग बराबर किया करते थे और राह चलने वाले लोग भी हमारे नाटक को देखा करते थे। जब कभी हम लोग दूल्हे के आगे जाने वाली पालकी को देखा करते थे तो जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी बेरहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। अरे यार तुम लोग इसका भी मतलब मुझे कमेंट में बताना, ठीक है? तो यार चलो आगे बढ़ते हैं और चैनल पे नए होगे देन यार अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना, बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना। अब होता क्या है, इसी बात पर एक बूढ़े वर ने हम लोगों को एक दिन बहुत दूर तक दौड़ाते हैं और पत्थर भी हमारे पे फेंकते हैं। उसका चेहरा मुझे आज तक याद है। पता नहीं किस ससुर को ऐसा बेकार सा दामाद मिल रहा होगा। वैसे घोड़े मुंह वाला आदमी हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा जो बच्चों पे पत्थर फेंकता हो। आम की फसल के समय जब आंधी आया करती थी तो तुरंत ही आंधी खत्म होने के बाद लेखक और उनके मित्र आम खाने के लिए भाग जाया करते थे। अब एक दिन की बात है, होता क्या है कि जो लेखक और उनके मित्र होते हैं वो खेल रहे होते हैं आम की फसलों के पास। तुरंत ही बादल आसमान को घेर लेते हैं, घने बादल आसमान को घेर लेते हैं और वो बादल बहुत ज्यादा काले होते हैं। जोरदार हवा भी चलने लगती है। जो लेखक और उनके मित्र होते हैं वो तुरंत ही पेड़ से सट के खड़े हो जाते हैं ताकि वो बारिश में ना भीगे। बारिश खत्म होती ही जैसे ही वो लोग आसपास देखते हैं तो वो देखते हैं कि बारिश खत्म होती ही बहुत सारे बिच्छू बाहर आ गए हैं। वो उन बिच्छुओं को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत ही वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, यानी कि सभी जितनी तेज हो सके उतनी तेज दौड़ पड़ते हैं। अब होता क्या है कि रास्ते में उन लोगों को मूशन तिवारी मिल जाते हैं जो कि बूढ़े होते हैं एंड स्कूल के अध्यापक होते हैं, या कह सकते हो स्कूल के एक टीचर थे। अब बैजू जो कि लेखक के एक मित्र थे वो तुरंत ही उन्हें चिढ़ाने लगते हैं और बोलते हैं, बुढ़वा बेमान मांगे करेले का चोखा। अब इसका क्या मतलब होता है वो तुम लोग कमेंट करके बताना, जिसको शुद्ध हिंदी पूरी अच्छी तरीके से आती है, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा वो लोग कहकर उसे चिढ़ाने लगते हैं, यानी कि बैजू ऐसा कहने लगता है तो उसका साथ देते हुए सारे बच्चों का झुंड जो होता है वो भी मिलकर उन्हें चिढ़ाने लगते हैं इसी लाइन से। अब होता क्या है कि जो अध्यापक होते हैं यानी कि जो तिवारी जी होते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं एंड सारे बच्चों को दौड़ाने लगते हैं। मूशन तिवारी सभी बच्चों को तो दौड़ाते हैं लेकिन उनके पकड़ में कोई भी नहीं आता है। सारे बच्चे तुरंत ही अपने अपने घर भाग जाते हैं और मूशन तिवारी के जो छात्र होते हैं वो मुझे घर से पकड़ के स्कूल ले जाते हैं। और उस समय जो गुरुजी होते हैं मूशन तिवारी होते हैं वो मेरी खूब खबर लेते हैं
और मुझे बहुत ज़्यादा डांटते हैं। पिताजी को जैसे ही ये बात पता चलती है कि मुझे स्कूल ले जाया गया है तो वो तुरंत ही भागते भागते स्कूल आते हैं और फिर मुझे बचाते हैं और फिर वहाँ से ले जाते हैं। मैं पिताजी की गोद में बहुत देर तक सिसक सिसक के रोता रहता हूँ और उनकी जो पूरी कमीज होती है वो भी भिंगा देता हूँ। अब रास्ते में जाते वक्त मुझे फिर से मेरी दोस्तों की टोली दिख जाती है और मैं रोना भूलकर तुरंत ही पिताजी की गोद से उतरकर अपने दोस्तों के ग्रुप में जुट जाता हूँ और फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकल पड़ता हूँ। अब वो लोग दौड़कर मकई की खेत में चले जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां पे एक टीला था और टीले में छेद था और ऑब्वियसली वो छेद चूहे के लिए होगा। ठीक है, चूहा बेसिकली वहां रहता होगा, इसलिए वो लोग क्या करते हैं तुम लोगों को पता है? बहुत सारा पानी लाते हैं एंड सभी एक एक करके उसमें पानी डालते जाते हैं। पानी डालने के बाद बहुत देर तक वो पानी डालते जाते हैं एंड बहुत देर पानी डालने के बाद भी कुछ नहीं निकलता है और फिर वो लोग थक जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद तुरंत ही चूहा तो नहीं निकलता है, लेकिन उसके जगह एक सांप निकल जाता है। सांप को देखते ही वो सारे बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फिर सभी गिरते पड़ते तुरंत ही घर की तरफ भाग जाते हैं। मुझे भी बहुत ज्यादा चोटें लगती है और बहुत सारी जगहों से खून भी निकल रहा होता है। मेरे पैरों में इतने सारे कांटे चुभे कि पूरे जो पैर है वो सूज गया था और पूरा छल्ली हो गया था। हम एक सुर पे बिना रुके हुए सीधे घर घुस जाते हैं। जो पिताजी होते हैं वो चौकी पे बैठकर हुक्का पी रहे होते हैं और माँ घर का काम कर रही थी। पिताजी ने मुझे बहुत ज्यादा रोका, लेकिन पिताजी की बात मैं नहीं सुनता हूँ और तुरंत ही अपनी माँ के पास चला जाता हूँ। वहां जाकर मैं तुरंत ही उसके गोद में बैठ जाता हूँ और आंचल में जाकर, यानी कि मेरी माता का आंचल में जाकर मैं छिप जाता हूँ, क्योंकि मुझे उस समय बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लेखक की माँ अपने घर के सारे कामों को छोड़ देती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। वो भी लेखक की हालत को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। उसके साथ साथ जो पूरा घर होता है उसमें जो भी लोग होते हैं सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेखक की माँ उन्हें बार बार चूमने लगती है और पूछने लगती है कि बेटा आखिर क्या हुआ, मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, किसी ने डांटा, आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ। लेकिन लेखक इतने ज्यादा डरे हुए थे और इतना ज्यादा रो रहे थे कि वो उनके माउथ से, यानी कि उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। बाबूजी मुझे अपनी गोद में लेने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं उस समय, लेकिन मैं अपनी माँ का गोद नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी माता के आंचल में शांति की अनुभूति हो रही थी। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। हेलो, मैं हूँ मधु कांकरिया, इस पाठ की लेखिका, और इस पाठ में मैं तुम लोगों को अपनी सिक्किम की यात्रा के बारे में बताऊंगी। मैं सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक जाती हूँ एंड रास्ते में मैं जो जो चीजों के बारे में देखती हूँ, समझती हूँ एंड जो जो चीजें मैं देखती हूँ उसी के बारे में मैं तुम लोगों को पाठ में बताऊंगी। हाय ब्रो, मैं हूँ जितेन नार्गी और इस चैप्टर में मैं एक गाइड के साथ साथ एक ड्राइवर हूँ। तो यार मुझे नहीं ना भूल गए तुम लोग, मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को इस पार्ट के मेन प्लॉट से रूबरू करवाएगा, यानी कि बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा इस पार्ट के मेन प्लॉट्स। तो अब चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो हमारा जो पार्ट है वो शुरू होता है और हमें बताया जाता है कि जो लेखिका है हमारी वो गैंगटॉक शहर की तरफ रात में देख रही होती है एंड ये जो शहर है वो लेखिका को बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा होता है, क्योंकि जो शहर था वो तारों के जैसा चमक रहा था, यानी कि टिमटिमा रहा था। ऑब्वियसली रात का टाइम था तो सारे घरों में लाइट्स चल रहे थे एंड लेखिका को यही सीन बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है एंड लेखिका को लगता है कि ये जो रात है, ये जो गैंगटॉक का शहर है वो उन्हें हिप्नोटाइज कर रहा है। अब सुबह का टाइम आता है एंड जो हमारी लेखिका है वो एक प्रेयर गाती है, साना साना हाथ जोड़ी गर्दुहो प्रार्थना हमरा जीवन तुमरो कसौली। इस प्रार्थना का ये मतलब था कि अपने हाथों को अच्छे से जोड़ो और प्रार्थना करो कि हमारा जो जीवन है वो अच्छाइयों को समर्पित हो। ये जो प्रार्थना था, ये प्रार्थना लेखिका ने सुबह सुबह ही एक नेपाली युवती, यानी कि एक नेपाली लड़की से सीखा था। अब हमारी जो लेखिका है वो हमें बोलती है
सुबह सुबह हम लोगों को युमथांग के लिए निकलना था, लेकिन जैसे ही मेरी आंख खुलती है नींद से तो मैं तुरंत ही बालकनी की तरफ भागती हूँ झट से, क्योंकि मुझे लोगों ने बताया था कि बालकनी से कंचनजंगा आराम से दिख सकता है। हल्के हल्के बादल होने की वजह से मुझे कंचनजंगा नहीं दिख पाता है, लेकिन मैं बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों को देखती हूँ। गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पे युमथांग था, यानी कि घाटियां थी, जिसे हम लोग देखने के लिए निकल पड़ते हैं। हमारे ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गी हमें बताते हैं कि रास्ते में हम लोग बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर फूल देखेंगे एंड और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे। अब हमारी लेखिका बहुत ही उत्साह से जो गाइड होता है उनसे पूछती है, क्या वहां बर्फ भी मिलेगी? चलिए तो अब वो लोग अपनी जर्नी को शुरू करते हैं, और जर्नी शुरू करते ही सबसे पहले वो लोग पाइन और धूपी के नुकीले पेड़ों को देखते हैं, जो कि उन लोगों को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। वो लोग अब पहाड़ी रास्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। जो वहाँ के लोग थे वो बौद्ध धर्म को बहुत ही ज्यादा मानते थे, इसलिए उन्होंने जगह जगह पे सफेद और रंगीन पत्रिकाएं लगा के रखी थी। अब पत्रिकाएं का मतलब क्या होता है? सफेद और रंगीन झंडियां उन्होंने बहुत जगहों पे लगा के रखी थी, जो लेखक और उनकी टीम देखते हैं रास्ते में। अब जो गाइड होता है वो इन सफेद और रंगीन झंडियों के बारे में बताता है एंड इसका रीजन बताता है कि बौद्ध धर्म के लोग इसे आखिर जगह जगह पे क्यों लगाते हैं। जब भी किसी बुद्धिस्ट की यहाँ डेथ होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पे 108 सफेद झंडियां लगाई जाती है, और वो उतारी नहीं जाती, बल्कि समय के साथ खुद ब खुद नष्ट होते जाती है। और कभी कभी कुछ नई कार्य का शुरुआत होता है, कोई अच्छा कार्य होता है, तो शहर में रंग बिरंगे झंडियां लगाई जाती है। गाइड बोलता जा रहा था और हमारी जो लेखिका थी उनका जो नजर था वो जीप में लगी दलाई लामा की एक तस्वीर पे ही टिकी हुई थी। जो लेखिका थी वो ये जो तस्वीर है वो बहुत सारे दुकानों में भी देखती है, एंड सेम तस्वीर दलाई लामा का उनकी जीप में भी लगी हुई थी। अब लेखिका वो जगह भी देखती है जहाँ पे फिल्म गाइड की शूटिंग हुई थी। उस जगह का नाम था कवि लॉन्गस्टैंग था। अब हमारी जो लेखिका है वो एक स्मारक पत्थर देखती है। ये जो स्मारक पत्थर था ये लेमचा और भूटिया नाम के दो ट्राइब के बीच की शांति वार्ता का शुरुआत स्थल था। अब मैं एक कुटिया में एक चक्र को देखती हूँ जो घूम रहा होता है, और उसके बारे में मुझे जितेन कुछ ऐसी बात बताता है जिसे मैं सुन के शॉक्ड हो जाती हूँ। ये प्रेयर व्हील है और इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं जिंदगी के। धीरे धीरे वो लोग ऊंचाई की तरफ बढ़ते जा रहे थे, एंड जो सारे घर थे ऊंचाई से वो उन लोगों को छोटे छोटे दिख रहे थे, और हिमालय जो था वो लोगों को बड़ा दिख रहा होता है। रास्ते छोटे छोटे और घुमावदार होने लगे। बीच बीच में वो लोग रंग बिरंगे फ्लावर्स भी देखते हैं। उन लोगों का जीप कच्चे पक्के रास्ते से होता हुआ हरियाली वाले रास्ते से आगे बढ़ रहा था, और अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेखिका बोलती है, इतने अच्छे दृश्य को देख के सारे सैलानी खुशी खुशी गाना गाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं चुपचाप अपनी सीट में बैठी होती हूँ। मैं सिर्फ खिड़की से बाहर सुंदर सुंदर दृश्यों को देख रही होती हूँ। मैं अपने सिर को खिड़की से बाहर निकाल कर देखती हूँ कि बहुत ही सुंदर सुंदर पर्वत है। मैं अलग अलग झरने को देखती हूँ, मैं सुंदर आसमान को देखती हूँ, मैं तिस्ता नदी को देखती हूँ, और ये सारी चीजें मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी दे रही होती है। मुझे हिमालय को सलाम देने का भी मन करता है, और तभी अचानक जीप रुकती है और हमारे सामने सेवन सिस्टर वाटरफॉल था। सारे लोग जीप से उतरकर फोटो क्लिक करने में बिजी हो जाते हैं। मैं एक पत्थर पे जाती हूँ जो सेवन सिस्टर फॉल के पास था, वहां जाती हूँ, उस पे बैठ जाती हूँ और प्राकृतिक दृश्यों का मजा लेती हूँ। जैसे ही मैं अपने पैरों को पानी में डालती हूँ तो मेरा जो दिल होता है वो काव्यमय हो जाता है। सत्य और सौंदर्य को भी छूने लगता है मेरा दिल। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं, एंड रास्ते में फिर वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो और भी मनमोहक दृश्य देखते हैं। कहीं हिमालयस की शोभा हरी थी तो कहीं पीली थी, और कई जगहों पे जो हिमालय का शोभा था वो पथरीली दिख रही थी उन लोगों को। अब अचानक क्या होता है जानते हो? अब अचानक पूरे एटमॉस्फेयर को यानी कि पूरे पहाड़ों को बादल ढक देते हैं, यानी कि घने बादल पूरे पहाड़ों को घेर लेती है। एंड फिर कुछ देर बाद जब बादल छटते हैं तो लेखिका के सामने बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। लेखिका को ये दृश्य देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, एंड फिर उसे लगता है कि वो ईश्वर के यानी कि भगवान के बहुत ज्यादा पास है। ऑब्वियसली पास तो है ही, कुछ भी 19-20 हुआ बस लेखिका
समझ जाओ, तो वो तो पास है ही एक तरह से देखोगे। तो लेखिका भी वही बोल रही है कि उन्हें लगता है, उस वातावरण को देखकर लेखिका को लगता है कि वो ईश्वर की बहुत ज्यादा पास है। इस वातावरण को देखकर जो लेखिका है वो सुबह वाला प्रेयर फिर से रिपीट करने लगती है और गाती है, साना साना हाथ जोड़ी, और आगे पूरा प्रेयर वो गा लेती है। ठीक है, अब लेखिका पहाड़ी औरतों को देखती है जिनके हाथों में हथौड़े होते हैं एंड वो हथौड़े से मार मार के पत्थरों को तोड़ रही होती है एंड रास्ता बना रही होती है। कई औरतों की पीठ पे तो बच्चे भी टंगे हुए थे एंड वो लोग बहुत ही मेहनत से अपने काम को कर रहे थे। इसे देखकर लेखिका को थोड़ा बुरा लगता है कि वो लोग कितना मेहनत कर रहे हैं एंड इन पहाड़ी औरतों को तो बहुत कम वेजेस में इतना मेहनत वाला काम करना पड़ता है। तो अब आगे बढ़ती है लेखिका और हमें बताती है कि यानी कि जो चैप्टर है उसमें हम आगे बढ़ते हैं और बताया जाता है कि वो लोग धीरे धीरे करके और ऊंचाइयों में बढ़ते जा रहे थे। अब वो लोग 7-8 साल के पहाड़ी बच्चों को देखते हैं जो स्कूल से लौट रहे थे एंड उनसे लिफ्ट मांग रहे थे। हर रोज ये जो बच्चे हैं वो 3 किलोमीटर पहाड़ में चढ़कर स्कूल जाते हैं पैदल। अब गाइड से मनी, जो कि उन लोगों की दोस्त थी एंड साथ ट्रैवल कर रही थी, वो गाइड से पूछती है, क्या यहाँ पे एक भी स्कूल बस नहीं है? मैडम, ये मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, यहाँ जीवन बहुत ज्यादा मुश्किल भरा होता है। यहाँ पे केवल एक ही स्कूल है और जिन बच्चों को पढ़ना होता है उन्हें कोई भी हालत में इसी स्कूल में एडमिशन लेना होता है। और ये जो बच्चे हैं, बहुत सारे इनमें से जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ने के बाद शाम में काम करने भी जाएंगे, और मैं भी अपने बचपन में काम करने जाता था स्कूल के बाद। खतरा अब धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लगता है। जो रास्ते थे वो और ज्यादा छोटे होते जाते हैं एंड बस जीप जितना ही जाने का रास्ता बचता है एंड उसमें ही जीप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। कई जगहों पे वार्निंग बोर्ड्स भी लगी हुई थी एंड उसमें लिखा हुआ था, ध्यान से सावधानी से चले, बच्चे आपके घर में इंतजार कर रहे हैं। तो तुम लोग एक बात बताओ कि अगर कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो उसके घर में बच्चे कैसे इंतजार करेंगे? कमेंट करके जरूर बताना तुम लोग। एंड हाँ यार, अभी तक तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? इंतजार कर रहा हूँ सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके बताना कि भैया सब्सक्राइब कर दिया हमने। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ मैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना और इंस्टा पे फॉलो कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा और आगे बढ़ने पे वो लोग याक को देखते हैं एंड अब सूरज ढल रहा था, यानी कि शाम हो रहा था और शाम से अब अंधेरा हो रहा था। वो लोग पहाड़ी औरतों को देखते हैं जो अपनी गायों को चराकर वापस घर ला रही थी एंड अपने सर पे कईयों ने बहुत सारा वुड बांध कर रखा था एंड वो अपने घर ले जा रही थी उन लकड़ियों को। फिर वो लोग चाय बागान देखते हैं एंड चाय बागान पे वो देखते हैं कि बहुत ही सुंदर युवती वहाँ पे काम कर रही होती है, यानी कि बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां वहाँ काम कर रही थी। तो यार अब आगे लेखिका बोलती है, युमथांग जाने के लिए हम लोगों को लायुंग नाम का एक बस्ती में रुकना पड़ता है रात में। ये जो बस्ती थी ये बहुत ही ज्यादा शांत थी। तीस्ता नदी के साइड में एक लकड़ी का घर था, उस लकड़ी के घर में ही हम सभी लोग रुकते हैं। मुंह हाथ धोकर मैं तीस्ता नदी के किनारे पे बिखरे पत्थरों में जाकर बैठ जाती हूँ। सामने बहुत ही ऊंचाई से झरना नीचे गिर रहा होता है, बहुत ही अच्छी हवा चल रही होती है। वहाँ पे पेड़ पौधे उस हवा में झूम रहे थे। अब लेखिका सोचती है कि हमारी नई पीढ़ी ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है एंड उन्होंने ये काम बहुत ज्यादा गलत किया है। अब वो तीस्ता नदी के पास बैठकर प्रार्थना भी करती है और उसके बाद उस लकड़ी के घर में वो लोग रात भर डांस भी करते हैं। लायुंग की सुबह बहुत ही ज्यादा शांत थी। लेखिका अकेली ही टहलने निकल जाती है एंड वो सोचती है कि शायद उन्हें बर्फ भी मिल जाए रास्ते में, लेकिन वहाँ पे बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। वो लोग सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पे थे, तो तुम लोग इमेजिन कर लो कि कितनी ज्यादा हाइट पे थे वो लोग इस वक्त। अब लेखिका को घूमते हुए एक नौजवान लड़का देखता है और उन्हें बोलता है, पॉल्यूशन के चलते दिन ब दिन यहाँ पे स्नोफॉल कम होते जा रही है। अगर आपको स्नोफॉल या फिर बर्फ देखना है तो आप कटाव चली जाओ। वो भारत का स्विट्जरलैंड है और यहाँ से 500 फीट की ऊंचाई पे है और करीब यहाँ से आप ट्रैवल करके जाते हो तो 2 घंटे का समय आपको लगेगा। आप वहाँ जा सकती हो अगर आपको बर्फ देखना है तो। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना में जो लेखिका है वो डिसाइड करती है कि वो कटाव जाएगी एंड वो लोग कटाव के रास्ते पे फिर सुबह सुबह निकल पड़ते हैं। कटाव का जो रास्ता था वो
और ज्यादा खतरनाक था, रास्ते और ज्यादा छोटे छोटे थे एंड रास्ते में बहुत ज्यादा फॉग था, ठंड भी बहुत ज्यादा थी एंड बारिश भी हो रही थी, जिसके कारण जो जितेन था वो गाड़ी बहुत ही मुश्किल से चला रहा था, यानी कि अंदाजे से चला रहा था। जितेन लगभग में अपने अनुमान से गाड़ी चला रहा होता है, क्योंकि बादलों ने सभी कुछ, आकाश, पेड़ पौधे, माउंटेन सभी कुछ ढक दिया था। बादलों को चीरते हुए हमारी जीप आगे की ओर बढ़ रही थी। एक गलती होती और हम सब मारे जा सकते थे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि इस सिचुएशन पे हमारी सांस लेने की आवाज को छोड़कर आसपास कोई भी जीवन नहीं था। थोड़ी ही दूर दूर पे अलग अलग चेतावनी लिखी हुई थी। अब आधे रास्ते बाद जो धुंध होता है वो हट जाता है। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि हमें दूर से बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिख रहे थे। अब जितेन एक्साइटेड होकर बोलता है, सब कोई देखिए कितना ताजा बर्फ है यहाँ पे, लगता है रात में ही बर्फबारी हुई है। अब वो लोग जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें बर्फ से ढके पहाड़ पूरे साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। पहाड़ पे जो बर्फ था वो चांदी की जैसी चमक रहा होता है। अब हमारी जो लेखिका है वो अपने सिर को विंडो से बाहर निकालती है, यानी कि जीप के विंडो से बाहर निकालती है एंड दूर दूर के नजारों का मजा लेती है। अब चमत्कार होता है और हल्का हल्का जो बर्फ होता है वो गिरना शुरू हो जाता है और वो जो बर्फ था वो मोतियों के जैसा चमक रहा होता है। जितेन अब गाना गाने लगता है और सभी सैलानी तुरंत ही जीप से उतरते हैं और वो लोग बर्फ में लोटपोट हो जाते हैं, यानी कि बर्फ में खेलने लगते हैं। घुटनों तक बर्फ थी और वो जो बर्फ था वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट था। बहुत सारे सैलानी लोटपोट होने लगते हैं बर्फ में, बहुत कोई फोटो खिंचवाने लगते हैं, यानी कि प्राकृतिक दृश्य का फोटो क्लिक करने लगते हैं। लेखिका का भी मन था कि वो भी बर्फ में लोटपोट होए, बर्फ में खेले, बर्फ में दौड़े, लेकिन जो लेखिका थी उनके पास जूते नहीं थे जिससे वो बर्फ पे चल सकती थी, यानी कि समझ सकते हो कि बर्फ पे चलने वाले उनके पास जूते नहीं थे। लेखिका अब इन सारे दृश्यों को अपने अंदर समा लेना चाहती थी और फिर वो मन में ही सोचती है कि इसी सराउंडिंग में रह के हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी और जीवन के सत्यों को खोजा होगा। अब मनी बोलती है, देखो प्रकृति भी कितने नायाब ढंग से सारी चीजों का इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में पानी को स्टोर कर लेती है और यही बर्फ गर्मियों में पिघल जाती है एंड फिर यही बर्फ से सारे एशिया को पानी मिलती है। वहां नजदीक में ही चीन का बॉर्डर था। अब लेखिका जो है वहां जाके सैनिकों से भी मिलती है एंड उन्हें देखकर लेखिका थोड़ा भावुक भी हो जाती है, क्योंकि वो देखती है कि जो सैनिक है वो कितने ठंड में, कितने हार्श कंडीशन में हम लोगों की सुरक्षा करते हैं। अब कटाव से युमथांग के लिए लेखिका का सफर शुरू होता है और फिर वो युमथांग के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में वो प्रियोता और उडैंड्रो के सुंदर सुंदर फूल देखती है। युमथांग कटाव जितना सुंदर बिल्कुल भी नहीं था। तब हमारी लेखिका को समझ आता है और महसूस होता है कि मंजिल से ज्यादा रोमांचक मंजिल तक का सफर होता है। मैं वहाँ पे अब एक सिक्किम की लड़की से मिलती हूँ जो अपने आप को इंडियन बोलकर संबोधित करती है और इसे सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि लोग अपने आप को केवल राज्य तक ही सीमित नहीं रख रहे थे। अब लौटते वक्त मैं पहाड़ी कुत्तों को भी देखती हूँ। अब जितेन बताता है सबको, आगे पत्थर में गुरु नानक जी की फुटप्रिंट्स भी है और माना जाता है कि उनके प्लेट से एक दाना चावल नीचे गिर गया था, जिसके कारण यहाँ पे चावल की खेती की जाती है। जानते हो तुम लोग, यहाँ पे नदी, पहाड़, प्रकृति सभी चीजों की पूजा की जाती है एंड उन्हें पूजा जाता है। युमथांग पहले टूरिस्ट प्लेस नहीं था। कैप्टन शेखर दत्ता के सुझाव पे ही इसे टूरिस्ट प्लेस बनाया गया और यहाँ के अलग अलग रास्तों को ढूंढा गया। लेखिका अब अपने मन में सोचती है कि मनुष्य की यही असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है और फिर जीप आगे बढ़ जाती है और हमारी जीप यहीं पे रुक जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। हेलो, मैं हूँ भदंत आनंद, इस पार्ट का लेखक, और बीच बीच में मैं भी तुम लोगों को ये जो पार्ट है वो बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा ताकि तुम लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो यार मुझे मत भूल जाना, मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया जो तुम लोगों को ये कहानी बहुत ही अच्छे से समझाएगा। तो पार्ट शुरू होता है और लेखक हमें बोलते हैं कि ऐसे दो शब्द जो सबसे कम समझ में आते हैं लेकिन इनका उपयोग सबसे ज्यादा होता है, यानी कि इनका यूज सबसे ज्यादा होता है, वो दो वर्ड्स है संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति का मतलब होता है कल्चर
और सभ्यता का मतलब होता है सिविलाइजेशन। इन दो शब्द के साथ जब भी कोई विशेषण लग जाता है, फॉर एग्जाम्पल भौतिक सभ्यता या आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्द का जो थोड़ा सा अर्थ समझ में आता है वो भी गलत सलत लगने लगता है। विशेषण क्या होता है? ऐसे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताए, हम लोग उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे भौतिक और आध्यात्मिक यहाँ पे विशेषण है एंड सभ्यता यहाँ पे संज्ञा है। क्या ये एक ही चीज है या फिर दो अलग अलग चीजें हैं? अगर ये दो अलग अलग चीजें हैं तो आखिर इसमें अंतर क्या है? चलो इसे हम लोग अपने तरीके से अच्छे से समझते हैं। तो अब तुम लोग इमेजिन करो उस समय को जब ह्यूमंस यानी कि मनुष्य को आग के बारे में नहीं पता था, और आज का समय तुम लोग देख लो कि हर घर में आज चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने सबसे पहले आग की खोज की होगी, वो तुम लोग सोचो कि उस टाइम का कितना बड़ा इन्वेंटर रहा होगा। या फिर अब तुम लोग उस समय का इमेजिन करो जब ह्यूमंस को सुई धागे के बारे में नहीं पता था। जिस मनुष्य के मन में सबसे पहले ये आइडिया आया होगा कि लोहे के टुकड़े को घिसकर और उसके एक एंड को छेद करके और उस छेद में धागा पिरोकर दो कपड़े के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ा जा सकता है, वो कितना बड़ा आविष्कार रहा होगा। इन दो एग्जाम्पल पे आप लोग विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति की कोई भी चीज की डिस्कवरी कर सकने की योग्यता, तथा दूसरी चीज है आग की डिस्कवरी। ऐसे ही दूसरी सुई धागे के उदाहरण में पहली चीज है कि सुई धागे की आविष्कार कर सकने की कैपेबिलिटी यानी कि योग्यता, और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। जिस शक्ति, प्रवृत्ति या प्रेरणा के बल पे सुई धागे और आग की डिस्कवरी हुई या इन्वेंशन हुआ, वो है व्यक्ति विशेष की संस्कृति, और उस संस्कृति से जो आविष्कार हुआ, जिस चीज की खोज स्वयं उसने अपने लिए तो किया था लेकिन बाद में वो फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ के जाता है, उसे हम सभ्यता बोलते हैं। जिस इंसान में पहली चीज जितनी ज्यादा परिष्कृत मात्रा में होगी तो वो इंसान उतना ही परिष्कृत आविष्कर्ता बनेगा। परिष्कृत का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है शुद्ध। तो अगर कोई इंसान कुछ इन्वेंट कर रहा है तो वो अपने इन्वेंशन को कोई शुद्ध यानी कि कोई अच्छे काम के लिए यूज करेगा, तो वो इन्वेंटर यानी कि वो व्यक्ति शुद्ध यानी कि एक अच्छा आविष्कर्ता होगा। एक संस्कृत व्यक्ति अगर बहुत ही परिश्रम से किसी चीज की खोज करता है तो उसकी संतान यानी कि फ्यूचर जनरेशन को वो चीज बिना प्रयास या मेहनत के पूर्वजों से मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत टाइम पहले तुम लोगों को पता ही है कि बल्ब का इन्वेंशन हुआ था, तो तुम लोग सोचो कि बहुत टाइम पहले जो बल्ब का आविष्कार हुआ होगा वो कितनी ज्यादा मेहनत से हुआ होगा। एंड आज हम लोग फ्री में यानी कि बिना कोई मेहनत के यूज कर रहे हैं बल्ब को एंड उसका उपयोग कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में। तो एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पे समझाया गया है। जिस इंसान ने अपनी बुद्धि या विवेक या कह सकते हो कि ज्ञान की हेल्प से कुछ डिस्कवरी की, कुछ इन्वेंशन किया, वही इंसान, वही व्यक्ति एक संस्कृत व्यक्ति कहलाएगा। और उसकी संतान यानी कि फ्यूचर जनरेशन को वो पर्टिकुलर इन्वेंशन फ्री में यानी कि विरासत में मिल जाती है। तो जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो सभ्य तो होंगे लेकिन संस्कृत बिल्कुल भी नहीं कहला सकते हैं। वो सभ्य तो होंगे लेकिन एक संस्कृत व्यक्ति वो नहीं कहलाएंगे। यानी कि कह सकते हो कि हम लोग एक संस्कृत व्यक्ति नहीं है, क्योंकि अपनी फ्यूचर जनरेशन की यानी कि अपने दादा परदादे या फिर उससे भी पहले की जो इन्वेंशंस है उसे यूज कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग एक सभ्य आदमी तो है लेकिन एक संस्कृत व्यक्ति नहीं है हम लोग। अब लेखक से तुम लोग इसका एक आधुनिक उदाहरण सुनो। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की यानी कि ग्रेविटी की खोज की, जिसके कारण जो न्यूटन थे वो एक संस्कृत व्यक्ति थे। आज के युग के सारे स्टूडेंट्स न्यूटन के हर एक लॉ के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं एंड जानते हैं, एंड स्टूडेंट्स को वो सारी बातें भी पता है जो न्यूटन को मरते दम तक नहीं पता थी। ऐसा होने के बाद हम लोग सारे विद्यार्थी को न्यूटन से ज्यादा सभ्य तो बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारे न्यूटन थे वो एक संस्कृत व्यक्ति थे जो कि स्टूडेंट्स नहीं है। आगे के पार्ट में हम लोगों को बताया जा रहा है कि फायर यानी कि आग की खोज में पेट की आग यानी कि पेट की भूख की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा होगा, और सुई धागा के इन्वेंशन में
ठंडी और गर्मी का एक बहुत बड़ा रोल रहा होगा। साथ ही में शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का भी एक बहुत ही मेजर रोल रहा होगा सुई धागे के इन्वेंशन में। अब तुम लोग इमेजिन करो, मेरे साथ तुम लोग भी इमेजिन करो उस आदमी के बारे में जिसका पेट भरा हुआ है, जिसका पूरा बॉडी ढका हुआ है, यानी कि बेसिकली वो नंगू पंगू नहीं है, ठीक है, उसे ठंड नहीं लग रही है, उसकी सारी जो नीड्स है वो फुलफिल्ड है, ठीक है। बेसिकली ऐसे आदमी के बारे में सोचो जो खुले आसमान के नीचे सोया हुआ है एंड तारों को देख रहा है, आसमान को देख रहा है एंड तारे टिमटिमा रहे हैं। तो ये जो व्यक्ति होगा, ये जो मनुष्य होगा, वो चैन से नहीं सोएगा। उसके लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी एंड अंदर से उसे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड करती होगी कि आखिर मोती से भरी हुई ये ऊपर थाली आखिर क्या है। बेसिकली कोई भी ह्यूमन का नेचर होता है कि ह्यूमंस चीजों को जानने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो वही चीज यहाँ बताई जा रही है। आगे हमें ये बताया जा रहा है कि पेट भरना और तन को यानी कि अपने शरीर को कपड़ों से ढक लेना ये वास्तविक संस्कृति नहीं है। पेट भरे होने के बाद और तन ढके होने के बाद भी जो व्यक्ति कुछ ना कुछ चीजों के बारे में सोचता रहता है एंड बेसिकली कुछ ना कुछ चीजों की डिस्कवरी में लगा हुआ रहता है, वो एक व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। और कोई भी संस्कृत व्यक्ति कुछ ना कुछ नई चीज की इन्वेंशन यानी कि नई चीज की खोज में लगा हुआ रहेगा। हम जो आज के जमाने में सारी चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे कि कार, बाइक, एरोप्लेन, बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका बड़ा अंश हमें ऐसी सांस्कृतिक व्यक्तियों ने दिया है। यानी कि बेसिकली यहाँ हम लोगों को समझाया जा रहा है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत सारी चीजें की एंड वो रियल में एक संस्कृत व्यक्ति थे। हमारे एंसेस्टर्स को पता था कि वो जो भी कर रहे हैं वो अपने फ्यूचर जनरेशन की हेल्प करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए ये सारी चीजों की इन्वेंशन की ताकि वो अपने फ्यूचर जनरेशन की हेल्प कर पाए। इसका कुछ भाग हम लोगों को ऋषि मुनियों से भी प्राप्त हुआ है और उन्होंने कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर के चलते ये चीजें प्राप्त नहीं की है, बल्कि उनके अपने अंदर के सहज संस्कृति के चलते उन्होंने ये सारी चीजें प्राप्त की है। बेसिकली जो ऋषि मुनि रहते थे वो फोकस्ड इंसान रहते थे एंड उन्होंने कोई भी चीजों की डिस्कवरी की तो वो अपने फ्यूचर जनरेशन के चलते की सोच के नहीं की, ठीक है। उन्होंने बेसिकली आगे के बारे में सोचकर नहीं किया कुछ भी। बेसिकली उनके अंदर एक संस्कृति थी, एक शांति थी, इसलिए उन्होंने अलग अलग चीजों की इन्वेंशन की। रात के तारों को देखकर ना सो पाने वाले मनीषी मतलब ज्ञानी ही हमारे आधुनिक ज्ञान का एक ऐसा पुरुष करता है। भौतिक प्रेरणा और ज्ञानपेक्षा यानी कि ज्ञान की इच्छा, क्या ये दो चीजें ही मानव संस्कृति के जन्मदाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरों को खाना खिलाने के लिए जो मनुष्य अपने मुंह के निवाले का त्याग कर देता है, आखिर उसे ये बात क्यों और कैसे सूझती है? बीमार बच्चे को उसकी माँ रात भर गोद में लेकर बैठती है तो आखिर माँ ऐसा क्यों करती है? सुना है रशिया के भाग्य विधाता लेनिन, जिसके डेस्क में हमेशा 2 रोटी रखी हुई होती थी, तो वो उस डबल रोटी को खुद ना खाकर अगले को यानी कि गरीबों को खिला दिया करता था। तो आखिर वो ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूर को सुखी देखने का सपना देखने वाले कार्ल मार्क्स ने अपना पूरा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सब से बढ़कर आज नहीं 2500 साल पहले गौतम बुद्धा ने अपने राज्य को छोड़ दिया ताकि वो इस संसार के दुखों के बारे में जान पाए एंड मनुष्य को यानी कि जो भी इंसान है उसे सही रास्ता दिखा पाए। तो इन सारे एग्जाम्पल में जो लोग दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो ये सारे लोग एक संस्कृत व्यक्ति हैं। अब आगे लेखक बोलते हैं, हमारी समझ में तो मानव संस्कृति की जो योग्यता आग, सुई धागे की इन्वेंशन यानी कि आविष्कार कराती है, वो भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों के बारे में अलग अलग जानकारी या इंफॉर्मेशन इकट्ठा करवाती है, उपलब्ध करवाती है, वो भी मेरे नजर में एक संस्कृति है। और वो योग्यता जो किसी महामानव से सब कुछ त्याग करवाती है, वो भी एक संस्कृति है। अब इतनी सारी बातें संस्कृति के बारे में जानकर हम लोग ये जानते हैं कि सभ्यता क्या होता है। आखिर सभ्यता संस्कृति का परिणाम है।
हमारे खाने पीने का ढंग, ओढ़ने पहनने का ढंग, लड़ने काटने का ढंग, नाचने गाने का ढंग, ये सारी चीजें सभ्यता के अंदर आती है। अब लेखक एक बहुत ही बड़ा प्रश्न तुम लोगों से एंड सभी से पूछेंगे, जो तुम लोग खुद लेखक के मुंह से सुनो। मनुष्य की योग्यता ने बहुत सारी विनाशकारी चीजें भी बना ली है, जैसे कि परमाणु हथियार या कह सकते हो कि गन। तो ऐसी चीजें बनाने वाले मनुष्य एक संस्कृत व्यक्ति कहलाएंगे या असंस्कृत मनुष्य कहलाएंगे? तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आखिर वो क्या कहलाएंगे, ठीक है? जिसने हथियारों का इन्वेंशन किया, ऐसी चीज के इन्वेंशन किया जिससे पूरी मनुष्य जाति भी खत्म हो सकती है या बर्बाद हो रही है आज के टाइम पे। इन सारे साधनों के बल पर जो मनुष्य है वो रात दिन आत्मविनाश करने में लगा हुआ है। उनको हम सभ्यता समझे या असभ्यता समझे, संस्कृति का कल्याण की भावना से पूरी तरीके से नाता ही टूट जाएगा तो वो असंस्कृति बनकर ही रहेगी। और ऐसी संस्कृति का परिणाम असभ्यता के अलावा क्या हो सकता है? संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट का बोध होता है वो ना तो संस्कृति है ना ही रक्षणीय वस्तु है। क्षण क्षण परिवर्तित होने वाले इस संसार में कोई भी इंसान कोई भी चीज को पकड़कर नहीं बैठ सकता है। मानव संस्कृति एक अविभाजित वस्तु है जिसे कभी भी बांटा नहीं जा सकता, और उसमें जितना अंश कल्याण का है वो अकल्याण की अपेक्षा में श्रेष्ठ ही नहीं बल्कि अस्थायी है। इसी के साथ आज का हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट होता है, बहुत ही अच्छे से लाइन बाय लाइन। उम्मीद करता हूँ कि एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। कहीं पे भी डाउट होगा देन पूछना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। साथ ही में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब तुम्हारी स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तुम लोगों को आंसर चाहिए होगा देन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट एरिया में पिंड है। साथ ही में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, अनएंडिंग एजुकेशन लिख लोगे तो मेरा नाम आ जाएगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगा, फॉलो कर लेना। वहाँ तुम लोग मुझसे चैट भी कर सकते हो। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।